पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। मराठों के पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 के मध्य रहे। और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां 1753 से 1754 में मराठा उत्तर में मुगल सरदारों के मध्य चल रहा गृह युद्ध था। अहमद शाह को अपनी गद्दी से हटा दिया गया। आलमगीर द्वितीय को राज्यारोहण किया गया। मराठों ने वसूली के लिए दिल्ली व आसपास के इलाकों में लूटपाट की, अफगानों से टक्कर ली और दिल्ली पंजाब जीता। इन सब में मराठे व्यस्त रहे। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण करके नजीब खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह नजीब खान रुहेला सरदार था, वह मुगल बादशाह का मीर बख्शी भी था। पंजाब को अब्दाली ने अपने राज्य में मिलाकर अपने पुत्र तैमूर को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। बादशाह आलमगीर द्वितीय के निमंत्रण पर राघोबा, जिसको रघुनाथ राव भोंसले कहते हैं, उसने दिल्ली को घेरकर नजीब खां को हटाकर दिल्ली पुनः मुगल बादशाह के अधीन की। नजीब खां मीर बख्शी का पद त्याग कर दिल्ली से चला गया। 1758 में रघुनाथ राव भोंसले ने सरहिंद व लाहौर पर अधिकार कर लिया। अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार बनाया गया। अब अफगानों के साथ मराठों का संघर्ष अनिवार्य हो गया। नवंबर 1759 में अब्दाली ने पुनः पंजाब पर अधिकार कर लिया और अब्दाली अटक पार कर दिल्ली की ओर बढ़ा। मल्हारराव होलकर ने अब्दाली को रोकने का प्रयास किया, पर वह असफल हुए। अब पेशवा बालाजी बाजीराव ने अब्दाली के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ को सौंपा। सदाशिवराव भाऊ पूना से एक विशाल सेना लेकर चला। सदाशिवराव भाऊ ने 22 अगस्त 1760 को अफगानियों के अधिकारियों से दिल्ली को छीन लिया। 7 अक्टूबर 1760 को अफगानी चौकी कुंजबरा पर अधिकार होने से भाऊ की स्थिति में थोड़े सुधार हुआ। दिल्ली के तख्त पर शहजादा अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका वजीर बने रहना दिया गया, ताकि ऐसा लगे कि वह मराठों के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन वह पक्ष में नहीं आया। 29 अक्टूबर 1760 को अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आ जमी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। 14 जनवरी 1761 को हुआ। पानीपत कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास है। यह मैदान प्रारंभ से ही भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और बाबर ने भी इसी मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत के युद्ध के कारण एवं परिस्थितियाँ। पहला जो कारण है, मुगल सम्राटों का अयोग्य व निर्बल होना। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और उसके पश्चात दिल्ली में की गद्दी पर कोई भी ऐसा मुगल बादशाह नहीं हुआ जो योग्य हो। अधिकतर मुगल बादशाह अयोग्य व निर्बल व मूर्ख निकले। मुगल शासक, वजीर और अमीरों ने वह मुगल बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बन के रह गए। दूसरा जो कारण था, मराठों का मुगल दरबार में बढ़ता प्रभाव। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वह रोहिल्ला सरदार नजीब खां को अपना प्रतिनिधि बनाकर गया था। राघोबा की मदद से बादशाह आलमगीर द्वितीय नजीब खां से मुक्त हुआ, अतः मुगल दरबार दो गुटों में बट गया। पहला भारतीय मुसलमानों का दल जो मराठों का हिमायती था, और दूसरा बंगश पठान व रोहिले सरदार जो मराठों के विरोधी थे। मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सीमाओं का आपस में मिलना। पानीपत के युद्ध का तीसरा कारण यह था कि मराठे और अहमद शाह अब्दाली आपस में आमने सामने आ गए थे। 1757 में दिल्ली में नजीब खां को हटाकर राघोबा मार्च 1758 में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर से पंजाब को जीत लिया उसने
और वहां मुगल सरदार अदीना बेग खां को नियुक्त किया। अदीना बेग खां की मृत्यु के बाद सामाजी सिंधिया को पंजाब का सूबेदार बनाया गया। अब अब्दाली और मराठा की साम्राज्य सीमा आपस में मिल गई। यह बात अब्दाली को सहन न हो सकी और उसने जल्दी मराठों को सबक सिखाने की ठानी। मई 1758 में राघोवा पुणे लौट आया और उधर वजीर गाजुद्दीन ने 30 नवंबर 1759 को सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया। अब अब्दाली का आक्रमण अवश्यंभावी हो गया। युद्ध का स्वरूप, सदाशिवराव भाऊ को पेशवा ने नियुक्त किया कि आप अहमद शाह अब्दाली से टक्कर लें। भाऊ की सेना के लिए युद्ध का स्वरूप, भाऊ की सेना के लिए आने वाली रसद को अब्दाली के सहयोगी ने काट दिया और जाटों के राजा सूरजमल से अपमानजनक व्यवहार करने के कारण भाऊ ने जाटों की मित्रता को खो दिया। राजपूत और अवध के सरदार भी तटस्थ हो गए। आर्थिक तंगी के कारण पेशवा भी कोई सहायता नहीं भेज पाया। मराठा शिविर में भुखमरी की हालत हो गई और दिल्ली के तख्त पर शहजादा अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया गया। शुजाउद्दौला को वजीर इसलिए बना रहने दिया गया कि ताकि वह शाह आलम द्वितीय का साथ दे या मराठों का साथ दे अब्दाली के विरुद्ध, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 जनवरी 1761 को युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों सेनाओं के बीच में। अफगानों की सेना की संख्या ज़्यादा थी, लगभग 60,000 के करीब थी, और मराठों की सेना की संख्या 45,000 थी। मराठे भूखमरी व ठंड से व्याकुल थे और उनके घोड़े कंकाल मात्र रह गए थे। मराठों की तोपें अच्छे घुड़सराव के अभाव में बेकार हो गई। भाऊ के भतीजे पेशवा के पुत्र विश्वासराव की युद्ध में मृत्यु होने से भाऊ को गहरा धक्का लगा और इस भगदड़ से फायदा उठाकर अहमद शाह अब्दाली ने 1500 तोपों से हमला किया। मराठों की पराजय हुई और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उत्तर भारत समेत उन समस्त भारत पर राज्य करने का उनका स्वप्न मिट्टी में मिल गया। मराठों की पराजय के कारण, मराठों की पराजय के निम्न कारण थे। पहला, मराठों की सेना अफगानों की सेना से कम थी। अब्दाली की सेना में लगभग 60,000 सिपाही थे, जबकि मराठों की सेना में 45,000 सिपाही थे। दूसरा, रसद की कमी। मराठा पड़ाव में रसद की कमी के कारण अकाल पड़ गया और दोआब से आने वाली रसद उनको नहीं मिल पाई। दिल्ली का मार्ग भी कट गया था। तीसरा, मराठों का अलग थलग पड़ जाना। उत्तर भारत की समस्त मुस्लिम शक्तियां अब्दाली से मिल गई थी, जबकि मराठों के दंभ लूटमार की नीति से मुस्लिम, जाट, सिख, राजपूत उनसे दुखी थे और इसलिए उन्होंने मराठाओं का साथ नहीं दिया और मराठा अकेले पड़ गए। चौथा, मराठों सरदारों में परस्पर देश की भावना। सदाशिवराव भाऊ घमंडी व गंभीर दम्भी व्यक्ति था। वह मल्हारराव होलकर को एक वृद्ध पुरुष मानता था और सैनिकों के सामने उसे अपमानित करता था। मल्हारराव होलकर ने क्रोधित होकर कहा कि यदि शत्रु इस पूना के ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाएगा तो यह हमसे व अन्य मराठा सरदारों से कपड़े धुलवाएंगे। अब्दाली का सैन्य संगठन मराठों से उत्तम था। अब्दाली की सैन्य संगठन, अनुशासन, योजना, सैनिकों की साज सज्जा उच्च कोटि की थी तथा मराठों से उत्तम थी। मैदानी युद्धों के लिए अफगान कुशल थे, जबकि मराठे मैदानी युद्धों में कम पारंगत थे। अब्दाली ने बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि मराठे अभी भी तलवारों व भालों से लड़ रहे थे। मराठों के पास इब्राहिम खां गर्दी का तोपखाना तो था, पर वह अनुपयोगी होकर उनके लिए एक बोझ बन गया। इधर अब्दाली की ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों को करारी शिकस्त दी। छठा, सदाशिवराव भाऊ का घमंडी व्यक्तित्व। सदाशिवराव भाऊ एक घमंडी व्यक्तित्व था और योग्य कुशल मराठा सरदारों से वह परामर्श नहीं करता था।
जाटों के राजा सूरजमल जाट ने उसको परामर्श दिया था कि स्त्रियों व बच्चों को वह भारी तोपों को, ऐश्वर्य की सामग्री को झांसी व ग्वालियर में ही छोड़ दें। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने यह भी कहा कि अफगानी आपसे तेज चलते हैं, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। मल्हारराव होलकर ने भी उसको ऐसी राय दी, लेकिन भाव ने यह बात नहीं मानी। सूरजमल को सदाशिव भावरे ने जब महत्व नहीं दिया तो जाट तटस्थ हो गए। तोपखाना मराठा युद्ध प्रणाली का स्थायी अंग नहीं था। मराठों की युद्ध प्रणाली तो तीव्र घुड़सवारों की थी, छापामार प्रणाली नहीं थी। तोपखाना मराठाओं युद्ध की प्रणाली का अंग नहीं था। मराठों की युद्ध प्रणाली जो छापामार की थी, मल्हारराव होलकर ने छापामार युद्ध प्रणाली के पक्ष में सलाह दी थी और परामर्श दिया था कि युद्ध को वर्षा काल तक टाला जाए। लेकिन भाव ने किसी की बात नहीं मानी। सदाशिवराव भाऊ ब्राह्मण का दर्प, अहंकार, अत्यधिक आत्मविश्वास मराठाओं की हार का एक प्रमुख कारण बना। और लास्ट जो कारण था, उत्तर भारत का भौगोलिक ज्ञान मराठों को कम था। मराठा दक्षिण शक्ति थी, इसलिए उत्तर भारत का भौगोलिक ज्ञान उनको कम था। इसलिए वह इस समय उनका एक पराजय का एक कारण बना। पानीपत के तृतीय युद्ध का जो परिणाम हुआ उसके बारे में हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक पक्ष ये मानता है कि मराठों ने केवल कुछ हजार सैनिकों के अलावा राजनीतिक महत्व का कुछ नहीं खोया और अब्दाली को विशेष लाभ नहीं हुआ। जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है कि मराठों के लिए यह युद्ध बहुत बड़ा घातक रहा। पहला पक्ष जो ये मानता है कि मराठों ने कुछ हजार सैनिकों के अलावा कुछ नहीं खोया, उसमें जो सबसे प्रमुख इतिहासकार है वह है जीएस सरदेसाई। वे कहते हैं कि मराठों को इस युद्ध में सैन्य बल की अत्यधिक क्षति हुई। इसके अतिरिक्त इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खोया। इस जाति के दो प्रमुख व्यक्ति नाना फडणवीस तथा महादाजी सिंधिया, जो भाग्य के इस घातक दिन मृत्यु के हाथों बच गए, मराठों की शक्ति को उन्होंने पुनर्जीवित किया और उनके भाग्य को पूर्णपण चमकाया। शीघ्र ही मराठा पहले की भांति चमकने लगे और आने वाले 40 वर्षों तक वह एक प्रमुख शक्ति रहे। जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है कि मराठों के लिए यह बहुत बड़ा युद्ध घातक रहा, जिसमें सर जदुनाथ सरकार हैं। सर सरकार ये मानते हैं कि पानीपत के युद्ध के राजनीतिक परिणामों को मराठा इतिहास में बहुत कम आंका गया, जबकि मराठा सेना ने 1772 में निर्वासित मुगल बादशाह को गद्दी पे पुनः बैठाया। लेकिन साम्राज्य निर्माता और मुगल साम्राज्य के नाम मात्र मंत्रियों, सेनापतियों के वास्तविक स्वामी के रूप में वह अब नहीं रहे थे। मराठाओं का राजनीतिक महत्व घट गया था। इस युद्ध में मराठों को अत्यधिक जन धन की हानि हुई और महान मराठा जो सरदार थे, सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, तुकोजी सिंधिया, यशवंतराव पवार, पिल्लेजी जाधव जैसे 27 महान मराठा सरदार व सैकड़ों की संख्या में छोटे सरदार और 28,000 मराठा सिपाही मारे गए। समस्त भारत पर राज्य करने का उनका स्वप्न धूमिल हो गया और पेशवा बालाजी बाजीराव जो 1740 से 1761 तक रहे, इस मराठा पराजय का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। सर जदुनाथ सरकार का मत है कि प्रमुख मराठा सरदारों की मृत्यु से रघुनाथराव भोंसले, जो मराठा इतिहास का सबसे निकृष्ट व्यक्ति था, उसकी स्वार्थ लिप्सा के द्वार खुल गए और वह अंग्रेजों का प्रिय बन गया और इससे मराठा में गहरा युद्ध प्रारंभ हुआ। सर जदुनाथ सरकार का एक मत यह भी है कि इस युद्ध के परिणाम ने भारत के अंग्रेजों के उत्थान के लिए मार्ग खोला। इस युद्ध के बाद मराठा संघ की एकता में दरार आई, लेकिन यह संघ अभी बना रहा था। लेकिन मराठा सरदार अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में लगे रहे। मराठों के पराभव से लाभ उठाकर राजपूत जाट स्वतंत्र हो गए और दक्षिण भारत में निज़ाम और मैसूर में हैदर अली शक्तिशाली हो गया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गई। पंजाब सिंध से मुगलों को हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ा।
स्वयं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अगले 12 वर्षों तक दिल्ली लौटने की हिम्मत न कर सका। 1772 में निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मराठा सेना ने दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया और इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों का भारत में निर्णायक मुख्य शक्ति धारण करने वाला पदार्पण करता। अब भारत में जो निर्णायक शक्ति थे वो अंग्रेज रहे। थैंक यू।